बाकी लोग कहाँ हैं यार? वाह, दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो आज कंबाइंड लेक्चर नहीं है क्या? ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग? किसने बोला? अच्छा, लिखा है क्या? तेरी बात ही नहीं सुनी तो बोल क्या रही थी? ये हफ्ता वसूली करना है कि लेक्चर्स पढ़ना है? 4:15 से 5 तो मैथ्स लिखा हुआ है आरंभ वन में। अच्छा, तो मतलब अपने को अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर 5 से 6 तुम लोगों का ही है, ठीक है। कोई बात नहीं, अच्छा है, अपन अपना पढ़ लेते हैं। वैसे भी पुराना। इतना जुल्म नहीं करता मैं बच्चों पे। अच्छा, क्या बिजनेस अपना ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हो गया था? किसी को दिक्कत परेशानी? रिवाइज तो किसी ने किया नहीं होगा, इतनी तो उम्मीद हम लगा नहीं सकते। अरे बिल्कुल, रिवाइज करवाएंगे। ऑनलाइन में रमीज शेख, ये कौन सा नया व्यक्ति आ गया? हाँ, हैंड रिटन। दोनों 1 और 2 दोनों भेजूंगा। थोड़ा सा समय चाहिए, भेज दूंगा। और चैप्टर नंबर 3 के तो साथ साथ ही लिख लेंगे। फर्स्ट और सेकंड के दे देंगे। आज क्लास नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, यहीं से देखिए। चैप्टर 3 बता देंगे कौन सा चैप्टर है, पहले 2 तो पढ़ लो। हाँ जी। सोल प्रोप्राइटर में एक व्यक्ति बिजनेस करता है कि बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं? एक ही व्यक्ति बिजनेस करता है। देखो सुनो, सोल प्रोप्राइटर में एक बेचारा अकेला नन्ही सी जान बिजनेस करेगा। श्रीयू बता बेटा, पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? बता, किसके लिए सुइटेबल है? तो तूने लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं देखे क्या? क्या रिकॉर्डेड नहीं देखे लेक्चर? अरे ये ब्रावो बन के क्यों आ गया अय्यर? चलो, सुनो मेरी बात। मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या है मोस्ट पॉप, क्या मेरे बारे में बातें करते रहते हो तुम लोग, फिर मेरे को लगता है क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। सुनो, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? एक पॉपुलर फॉर्म, बेटा श्रीयू कैसी होती है? पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलना पड़ता है। कौन सी फॉर्म होती है? बोलना। पॉपुलर फॉर्म। हाँ, ये लोग अलग ही किटी पार्टी मना के आते रहते हैं। और किसके लिए सुइटेबल है हिमानी, बता किसके लिए सुइटेबल होती है सोल प्रोप्राइटर? सोल प्रोप्राइटर किसके लिए? छोटे बिजनेस के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए सुइटेबल होती है। एक बात बताइए, ओन मैनेज एंड कंट्रोल कौन करेगा? इंडिविजुअल करेगा। ओन मतलब के मालिक वही है, मैनेज मतलब के सारा जिम्मा वही, मैनेज वही करेगा। और तो तू इतने टाइम से पढ़ते हम आ रहे हैं, पहली बार में आई ऐसे आएगा? रिकॉर्डेड देख। अभी मैं पूरा शुरू से समझाने लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी लोगों को याद आ रहा है कि नहीं? बैठो सर, बैठो। और कोई आने वाला है? और कोई भी आने वाला है क्या? सारे लोग इधर ध्यान देंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है, जब बताओ, जब बात करने बैठ जाओ फिर बोले समझ में नहीं आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंट बात है तेरी? इधर देखो बेटा चेतन, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक व्यक्ति बिजनेस करेगा कि बहुत सारे बिजनेस करेंगे? हाँ, किसके लिए सुइटेबल होती है? कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है? स्मॉल बिजनेस के लिए होती है।
और मैंने क्या बोला कि भाई ओन मैनेज्ड एंड कंट्रोल कौन करता है, एक इंडिविजुअल करता है। फिर हमने बोला था सोल का मतलब होता है ओनली, सोल का मतलब होता है अकेला इंसान, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। मतलब किसी बिजनेस का अगर अकेला व्यक्ति ओनर है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे ब्यूटी पार्लर, हेयर सैलून, ये सारे अपन ने छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रखे हैं जहां एक व्यक्ति बिजनेस करता है, उसको सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। क्या ओनर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है क्या? अगर कुछ भी अगर ऊंच नीच हो गई तो अल्टीमेटली बियर किसको करना है, उस अकेले व्यक्ति को बियर करना है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो क्या प्रोप्राइटरशिप पे कोई लॉ लगता है क्या? कोई भी लॉ नहीं लगता, मतलब नो सेपरेट लॉ, कोई भी लॉ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है सोल प्रोप्राइटर में। दूसरा, क्या उसको बंद करना और उसको ओपन करना क्या इजी है क्या? जब चाहे जब बंद कर दो, जब चाहे जब ओपन कर दो, मतलब के क्लोजर एंड ओपनिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद मैंने बोला था कि लाइबिलिटी कैसे होती है, अनलिमिटेड होती है। कल को अगर वो बिजनेस में ज्यादा नुकसान करके बैठ गया तो उसके घर बार भी बिक जाएंगे। फिर हमने बोला था कि जिस तरीके से वो दुख अकेला सहता है, तो जब उसके जीवन में खुशियां आएगी तो वो भी तो अकेला ही वो खुशी मनाने का हकदार है ना। कहने का मतलब यह है कि लॉस में अगर वो कंप्लीटली क्या है, कंप्लीटली खुद ही लाइबल है, तो फिर प्रॉफिट भी अकेला वो खुद ही मजा उठाएगा ना। तो यही लिखा हुआ है कि रिस्क बेयरिंग का डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है। अगर हमने दर्द सहा है तो हमको आगे जा करके फूलों भरी राह भी तो मिलेगी। इसका मतलब है कि लॉस अगर हम सहेंगे तो प्रॉफिट भी हमें ही मिलेगा। याद आ रहा है क्या? आ रहा है। श्रीयू को छोड़ के सबको याद आ जाना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि सारे डिसीजन कौन लेगा, वो अकेला व्यक्ति लेगा, और उसके पास बिजनेस का पूरा कंट्रोल है। तो यहाँ पर जैसे हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसको क्या बोलते हैं, कबाब में हड्डी। तो सिमिलरली इंटरफेयर अगर कोई तीसरा करेगा तो क्या हमें बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? हरे वाले भाई साहब, बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा ना। बहुत बढ़िया। तो कोई इंटरफेयर करे तो हमें पसंद नहीं है, हमारे बिजनेस के डिसीजन हम खुद लेंगे। उसके बाद हमने बोला कि कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। सेपरेट एंटिटी क्यों नहीं है? जैसे कंपनी और मेंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन वैसे ही अपना जो प्रोप्राइटर है और बिजनेस एक मतलब अलग अलग नहीं होते, उनको एक ही माना जाता है। बेटा हिमानी, सेपरेट एंटिटी क्या होता है? सेपरेट एंटिटी क्या होता है? वंशिका, सेपरेट एंटिटी क्या होता है? ये अलग अलग होते हैं। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? कंपनी और वो कौन? कंपनी और मेंबर अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। अलग अलग होते हैं, ठीक है। मुझे एक सीरियस जवाब देना, मैं क्लास के बाद पूछूंगा तेरे से। बाकी तेरे को आता है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मेंबर और कंपनी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोपराइटर एक ही होता है। मतलब कल को अगर नुकसान हुआ तो मेंबर कहाँ तक लाइबल है? रिमझिम, मेंबर कहाँ तक लाइबल होता है कंपनी में? कितने हद तक मेंबर लाइबल होता है कंपनी में? मतलब अगर मेंबर ने 2 लाख रुपए लगाए और कंपनी का 10 करोड़ का नुकसान हो गया तो मेंबर को कितने देने पड़ेंगे? उसको तो बोलने थे, उससे पूछ रहा हूं तो। क्यों बेटा 2 लाख क्यों? एक सेकेंड। अच्छा, क्यों ऐसा, क्यों उससे दो 10 करोड़ क्यों नहीं ले पा रहे हैं अपन? हाँ, लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, बाकी का आ रहा है, मतलब समझ में। उसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर बेचारे की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, बेचारा जेल में बंद हो जाता है, ऐसा कुछ भी अगर फिजिकल एलिमेंट हो जाता है, मतलब फिजिकली इनकेपेबल हो जाता है, तो फिर ऐसे केस में बिजनेस ही पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, कंपनी तो कितनी जल्दी मूव ऑन कर जाती है। कंपनी को किसी के जाने या आने से फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मेंबर आए कोई मेंबर जाए। लेकिन क्या कंपनी चलती रहेगी क्या? हाँ। तो बेटा आ, हाँ, क्या बोलते हैं, भावना, ये मेंबर आए जाए कंपनी के एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता। ये चिप्स खाते खाते बताइए, इसको क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे आता है
कि हम अब अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हैं कंपनी की। अच्छी अच्छी बातों में सबसे पहले है, सॉरी कंपनी नहीं, सोल प्रोप्राइटर। जल्दी तुरंत, जैसे मैगी तुरंत बनती है ऐसा हमें भ्रम है, मैगी तुरंत नहीं बनती है। मतलब जैसे क्विक, क्विक को क्या बोलते हैं, इंस्टेंट, तुरंत डिसीजन हो जाता है। वैसे ही सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, बहुत तुरंत डिसीजन होता है। मतलब मुझे किसी से कंसल्ट करने की, पूछने ताछने की जरूरत नहीं है, प्रॉम्प्ट तुरंत डिसीजन हो जाएगा। और एक बहुत बढ़िया एक वर्ड मैंने सिखाया था, कपिल बताएगा, कौन सी अपॉर्चुनिटी को मार्क, क्या क्या बोलते हैं उसको, टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट। इसका मीनिंग ही समझा दे तो। टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या होता है, बता दे। कपिल को बोल रहा हूँ, वो कपिल पीछे वाला वो। टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? पास वाले भाई साहब आप बता दो। है, कम समय में काम करना, हाय हाय क्या बात है यार। बेटा क्या होता है टाइमली कैपिटल, आपको को बोल रहे हैं आप ही, टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी बता दे। टाइमली, ये लिखा है ना बेटा, ये ऊपर लिखा ना, ये क्विक डिसीजन मेकिंग में ये देखिए, ये देखिए, ये लिखा, सही समय पे इन्वेस्ट करना। हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। अच्छे से बोल, आप सब सब अच्छे से बोल। हाँ, चित्रानी बता टाइमली कैपिटलाइजेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। सही पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं। चलो, उसके एक बार बताऊंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। पीछे वाले बेटा, बहुत हो गया अब है ना, तू पढ़ता लिखता नहीं है। इधर देख, टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है, हिमानी बेटा यहाँ सुन, मोबाइल मत चला नीचे, नीचे कुछ भी नहीं रखा तेरे मोबाइल में। इतना बोलने के बाद भी तो मोबाइल चला रही, कुछ तो दिक्कत है, तू रुक जा रुक जा, अभी कुछ तो दिक्कत है तेरे साथ। मेरी बात सुन, टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटी मतलब के देख, सोल प्रोप्राइटर में हमको किसी से पूछना नहीं पड़ रहा। मतलब मैं चाहूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी वाला काम है, मेरी मर्जी है। मैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितने में भी बेचूं, फ्री में बेच दूं, मैं मेरी दुकान में आग लगा दूं, तुम होने वाले बोलने वाले कौन हो? तो सिमिलरली हम ये बोल रहे हैं कि जैसे हम बिजनेस में बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको किसी से पूछना नहीं है ना। अगर मान लो हमारे पार्टनर्स वगैरह हैं, तो हमको हर पार्टनर से पूछना पड़ेगा कि ये बेचूं या ना बेचूं। सिमिलरली अगर हमें कंपनी में है, तो हमको मीटिंग वगैरह बिठानी पड़ती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर अकेले में क्या ही मीटिंग करेगा, मतलब वो खुद से ही खुद थोड़ी कुछ पूछेगा। मतलब कि सिंपल सी बात है कि वो क्या कर सकता है, उसको किसी से कंसल्ट या सलाह लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कहीं पर मेला लगा हुआ है, ठीक है, अब मुझे मालूम है कि उस मेले में जा करके मैं 5 दिन दुकान लगा करके अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। अब एक बात बताओ, अगर उसको किसी से पूछना पड़ जाए, तो किसी से पूछेगा, मीटिंग करेगा, इतनी देर में तो मेला ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि अगर वो खुद डिसीजन लेगा, तो तुरंत फटाफट क्या कर सकता है, मौके पे लपक सकता है ना। जैसे आपकी फ्रेंड ने आपको बोला कि बेटा जल्दी से जा, पलासिया पे क्या है, साड़ियों की, साड़ियों की नहीं सॉरी, आपके ड्रेस वगैरह की सेल लगी है। तो ऐसा होता है ना कि जल्दी से लपक लेती हूँ, कोई अच्छी अच्छी ड्रेस कोई और लेके ना चला जाए, तो आप फटाफट जाते हो और एकदम से, आंटी जी रुको ये मेरा है, ऐसे करते हो ना। तो उसको बोलते हैं टाइमली कैपिटलाइजेशन ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौका ही मिलते हुए उस चीज को लपक लेना। सिमिलरली जैसे चित्रानी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि कहीं पे ऑयल की प्राइस कम है, तो अच्छा मौका है ज्यादा में खरीद करके, कम में खरीद करके ज्यादा में बेच देने का। तो इसको आप क्या बोलते हो कि मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने चील की आंखों से ऐसे 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 देख रहा था, और जैसे ही मुझे मिली मैंने उसको लपक लिया। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब बता बता चश्मे वाले क्या बोला मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया, सही समय में इन्वेस्ट करना। चलो, उसके बाद हमने बोला कि यार देखो, जिस तर अब एक और कॉन्फिडेंशियलिटी का मैंने ये बताया था कि जैसे हम अगर कुछ भी तय करें,
लेकिन कोई और हमारी बातें पढ़ ले या सुन ले तो कॉन्फिडेंशियलिटी लीक हो सकती है ना बात। जैसे हम सबके बीच में कुछ हमने बोला कि RM1 वालों को मत बताना, मैं RM2 वालों से कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन RM2 में कोई ऐसा गद्दार बैठा था जिसने अब देखो गद्दार बोल रहे हैं भाई। तो RM2 में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसने वहां जाके चुगली कर दी, तो हम क्या बोलेंगे, तूने कॉन्फिडेंशियलिटी, तूने सीक्रेसी मेंटेन नहीं रखी, हम सबके बीच में वो टॉप सीक्रेट था, ऐसे करके बोलते हैं ना, टॉप सीक्रेट था, है ना, टॉप सीक्रेट है हमारे बीच में, तो तूने हमारे टॉप सीक्रेट को क्या किया, बता दिया, मतलब तूने क्या किया, कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी को क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच कर दिया। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जब हम खुद से ही, मतलब खुद से ही डिसीजन लेंगे, तो मैं अपने मन में क्या बात कर रहा हूँ कोई और थोड़ी पकड़ पाएगा, मैंने खुद से खुद भी डिसीजन ले लिया, मुझे किसी को बताने की जरूरत थोड़ी है, और ना ही मुझे अपने अकाउंट सबमिट करने की जरूरत है, जिसपे अच्छा खासा 15 मिनट का डिस्कशन किया था कि दूसरे लोगों को, कंपनीज वगैरह को अकाउंट सबमिट करने पड़ते हैं, ऑडिट वगैरह कराना पड़ता है, कुछ याद आ रहा है भक्तजनों, ऑडिट वगैरह करना पड़वाता है, तो हमको कहीं ना कहीं सबमिट करने पड़ते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे ही प्रोपराइटर को कुछ नहीं करना पड़ता, ये देखा था। उसके बाद हमने बोला था कि भाई जैसा ही मैंने रिस्क लिया ना, मुझे डायरेक्ट इंसेंटिव मिल रहा है, मतलब मुझे किसी से प्रॉफिट वगैरह बांटना वगैरह, सही जगह कैपिटल को इंटरेस्ट करना, इंटरेस्ट नहीं करना बेटा, इन्वेस्ट करना, ठीक है। और हमने बोला कि फिर और हमने बोला कि हम जो भी रिस्क ले रहे हैं उसका डायरेक्ट मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है, मुझे किसी को बांटना वगैरह नहीं पड़ रहा है, और सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब था कि मन में संतुष्टि मिलती है कि मैंने अपने दम पे कुछ अच्छा किया, मतलब सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। और फिर वो यही गाना गा रहा है कि जब चाहे जब खोल दो, जब चाहे जब बंद कर दो, हमारे घर की दुकान है, मतलब कि किसी भी तरीके की कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। यहाँ तक याद आया क्या? तेरे से नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी लोगों को याद आया क्या? पक्का। उसके बाद लिमिटेशन, लिमिटेशन में मतलब अब हम सोल प्रोप्राइटर की बुराइयां कर रहे हैं, तो बुराइयों में सबसे पहला ये है कि हमारे पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि हमारे पास पर्सनल सेविंग इधर उधर से हम अगर लोन वगैरह भी लेंगे तो हमको ज्यादा लोन तो मिलेगा नहीं। फिर हमने क्या बोला था कि बैंक हेजिटेट करते हैं, जैसे होता है ना, अरे आंटी रहने दो, अरे आंटी रहने दो, ऐसा करके अपन बोलते हैं ना, वो चाची हमको पैसे देती है, अरे चाची जी अरे रहने दीजिए, अरे रहने दीजिए, ऐसे करते हैं ना, उसको बोलते हैं हेजिटेट करना। तो बैंक हेजिटेट करते कि हम तुमको लोन क्यों दें, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि मेजर रीजन है कि हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि इस जालिम दुनिया ने हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया, इसको बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद आता है कि हमारी लाइफ भी तो लिमिटेड है ना, कल को बेचारे छोटू की डेथ हो गई, वो बेचारा पागल हो गया अंबिका की तरह, या फिर वो क्या हो गया, फिजिकल एलिमेंट हो गया, बेचारा फिजिकली डिसेबल्ड हो गया, या बैंक करप्ट हो गया, या किसी भी कारण की वजह से बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, तो फिर मेजर लॉस हो जाएगा ना। उसके बाद हमने बोला अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कौन समझाएगा बेटा? सुहानी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझा, क्या बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी को? हाँ हाँ, वो भी, घर प्रॉपर्टी सब कुछ बिक जाएगी, बहुत बढ़िया, उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते थे। याद आया? भाई साहब आ रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है, शर्मा रहे हो आप तो, अनलिमिटेड लायबिलिटी पढ़ा ही नहीं? क्यों नहीं पढ़ा आपने, आप बताइए सर, अनलिमिटेड लायबिलिटी, हाँ। बैंक करप्ट हो सकता है। कपिल जी अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? सारी एसेट बिक जाती है, ठीक है, बस, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, उतना पढ़ाया वो भी बहुत है, इतना बता दिया वही बहुत है बेटा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का श्रेय मतलब ये होता है कि जैसे मैं अपनी एक दुकान लगा रहा हूँ, ठीक है, कल को बहुत ज्यादा भारी नुकसान हो गया करोड़ों का, तो पूरा मुझे ही भुगतना पड़ेगा, भले ही मेरे पास पैसे नहीं है ना, तो मेरे, मान लो कि मेरे दादाजी ने मेरे नाम पे जमीन कर रखी होगी तो वो भी बिक जाएगी, मेरा घर भी बिक जाएगा, गांव का, शहर का घर भी बिक जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। आया समझ में? और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैंने जितना पैसा लगाया उतना ही डूबेगा, जैसे कंपनी में अगर मैंने 2 लाख रुपए लगाया तो 2 लाख ही डूबेगा, ज्यादा नहीं डूबेगा।
और उसके बाद लास्ट में हमने ये बोला था कि लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी, मतलब कि एक ही शक्तिमान थोड़ी है, सुपरमैन थोड़ी हर काम खुद ही कर लेगा। तो कहने का मतलब है बेचारा कहीं ना कहीं तो लैग करेगा, तो सारा काम खुद नहीं कर पाएगा। और वो ज्यादा टैलेंटेड लोगों को रिटेन भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सब लोग पैसा मांगेंगे, वो बेचारा नन्ही से जान कितनी सैलरी देगा, तो उसको कोई बड़ी सी कंपनी खींच ले जाएगी। इसीलिए उसके पास टैलेंटेड एम्प्लॉय ज्यादा रिटेन नहीं हो पाते, और उसके पास ज्यादा मैनेजरियल एबिलिटी नहीं होती है। और इससे भी डिटेल में अगर आपको रिवाइज करना हो तो लेक्चर देखिएगा। इसके बाद में अब ये पढ़ा नहीं रहा था बेटा, रिवाइजन था वो। उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे आगे बढ़ते हैं। देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब होता है कि जैसे अपना जो कपिल है, कपिल जो है उसने एक दुकान लगाई, ठीक है। कपिल भी छोड़ो, एमडीएच मसाले वाले ताऊ जी को लोग जानते हैं, असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच, बहुत बढ़िया। तो वो जो एमडीएच है ना, उसमें वो ताऊ जी है ना, वो ताऊ जी जो है, अभी भी हैं क्या? अब नहीं है ना। तो वो जो ताऊ जी जो है वो पहले साइकिल से जाते थे मसाले बांटने के लिए, बहुत मेहनत करते थे। उन्होंने एक दुकान लगाई, उन्होंने एक दुकान लगाई। और फिर क्या हुआ कि उनकी दुकान बहुत ज्यादा बड़ी होने लग गई, फिर उनका बेटा हुआ, फिर बेटा भी दुकान में बैठने लग गया, फिर उसने उस बिजनेस को और आगे बढ़ाया, फिर उसका बेटे का और बेटे बेटे हो गए, फिर वो बेटे के और बेटे बेटे हो गए। इस तरीके से, इस तरीके से ये सारे बेटा बेटी जो भी है वो सब कुछ मिल मिल करके क्या कर रहे हैं, उस बिजनेस को चला रहे हैं। तो जब पूरी फैमिली एक बिजनेस को चलाती है ना, उसको आप बोलते हो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब कि सारे के सारे लोग जॉइंटली उस बिजनेस को चला रहे हैं। लेकिन ये कैसी होनी चाहिए? फैमिली होनी चाहिए, खून के रिश्ते होने चाहिए। खून के रिश्ते ही खून पीते हैं। चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो क्या होता है कि यहाँ पर एक वर्ड ध्यान रखना, हिंदू, मतलब यहाँ पर हिंदू फैमिली को ही यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हिंदू लॉ के हिसाब से चलता है। तो आप बोलोगे क्यों, कोई मुस्लिम क्या बिजनेस नहीं कर सकता क्या? तो उसके लिए मुस्लिम लॉ लगेगा, मुस्लिम लॉ में लिखा हुआ है, तो उनके लिए कोई अलग कानून चलेगा। लेकिन यहाँ पर हम कौन सी फैमिली पढ़ रहे हैं? हिंदू समाज वाली फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, कुछ नहीं है, जैसे दादाजी, दादाजी ने बहुत मेहनत करी और दादाजी ने जो भी प्रॉपर्टी बनाई है उसका जो अब पोते मजे उड़ा रहे हैं। तो दादाजी के बाद जब दादाजी बूढ़े हुए तो फिर उन पापा ने संभाल लिया। पापा प्लस ताऊ जी, तुम्हारे ताऊ जी होंगे, ताऊ जी, चाचा जी, चाचा जी, तो ये जो चाचा जी हैं, अंकल हैं तुम्हारे वो, और सिर्फ फिर उसके बाद तुम्हारे जो कजिन हैं, जो तुम्हारे कजिन हैं प्लस तुम हो, यू, तुम लोग मिलकर के क्या करोगे? इस बिजनेस को चलाओगे। इसी को अपन प्यार से क्या बोलते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखिए समझ आएगा आपको। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है जो सिर्फ भारत में होती है, सिर्फ इंडिया में ही होती है। जैसे आप पाकिस्तान में जाके हिंदू फैमिली नहीं बना सकते, श्रीलंका में जाके नहीं बना सकते, भारत में ही चलेगा ये। अगर आपका भारत के अंदर बिजनेस है तो आप क्या कर सकते हो? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है पता है? ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये। जैसे हम कब से पॉपुलर पॉपुलर बोल रहे थे ना सोल प्रोप्राइटर को, इससे भी ओल्डेस्ट क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्यों? क्योंकि राजा महाराजाओं के जमाने में क्या होता था कि ऐसे ही होता था कि हमारा राजा का जो बेटा राजकुमार है तो वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू, राजकुमार भी छोड़ो, जैसे ये इसका बेटा उसका बेटा, ऐसे करके वो एक ही दुकान को चलाया करते थे। तो उनका ऐसा लिखा पढ़ी वगैरह होता था। आप लोगों ने कभी वो ऐसे लाल कलर के वो देखे कुछ बही खाते पहले ना, वो चलते थे। तो आज से करीबन 30-40 साल पहले ऐसा होता था कि ये कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं था, तो अपन ने ऐसा हाथ में करते थे, डेबिट क्रेडिट ये सब ऐसे अपने को पूरा लिख लिख करके करना पड़ता था, नामे और ये सब चलता था उस टाइम पे। क्यों आप लोगों को 11th में वो वाली ऐसा कुछ है क्या, वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करके? तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में वो क्या करते हैं पता है? ऐसे पेज को फोल्ड कर करके फिर वो अकाउंटिंग सिखाते हैं। तो आगे अगर आएगा तो आप देखोगे, मतलब पुराने जमाने में ऐसे अकाउंट्स बनते थे, ऐसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टाइप सिस्टम चलता था। तो ये ओल्डेस्ट है। सोल प्रोप्राइट, अब सोल प्रोप्राइटर भी शुरू में तो सोल ही होगी ना,
उसके बाद उसके बेटे बेटे आते चले जाएंगे तो वो एचयूएफ में तब्दील हो जाएगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, शुरू में तो कपिल अकेला ही बिजनेस कर रहा था, धीरे से उसका एक बेटा हुआ तो उसका अरे मतलब धीरे से, मतलब मतलब बेटा हुआ, धीरे से नहीं हुआ, बेटा हुआ। तो बेटा हुआ, वो बड़ा हुआ। अरे अरे मतलब कपिल का बेटा हुआ, बेटा, तो बेटा बड़ा हुआ, वो बिजनेस में आया। फिर उसके बेटे का बेटा हुआ, वो बिजनेस में आया। तो पहले तो सोल प्रोप्राइटर ही थी ना, बाद में वो बेटे बेटे होते चले गए तो वो एचयूएफ बन गई। इसमें इतना हंसने की क्या बात थी यार। अरे यार, सुनो इधर, इधर सुनो, इधर सुनो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने ये बोला कि क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यूके में बैठ के बना सकता हूँ क्या? नहीं। अरे नहीं, भारत में बनानी पड़ेगी, इंडिया में बनानी पड़ेगी। दूसरा, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, इट रिफर्स टू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेर इज बिजनेस इज ओन्ड। इसको ओन और कैरी कौन करता है? मेंबर करते हैं, मेंबर। मतलब के जो फैमिली के लोग होते हैं ना, आपके ताऊ जी, उनकी बेटी बेटा बहू बहू ये सब मिल करके बिजनेस चलाते हैं ये लोग। मतलब फैमिली के जो लोग होते हैं वो बिजनेस चलाते हैं। और ये हिंदू लॉ से गवर्न होता है, हिंदू लोगों का अपना एक लॉ बना हुआ है, मुस्लिम लॉ अलग है, सिख लॉ अलग है, तो ऐसे केस में सबका अलग अलग लॉ बना हुआ है, तो इस पे कौन लगता है? हिंदू लॉ लगता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, सुनो मेरी बात। यहाँ पर ऐसा है कि एक बच्चा जो है, ये जो बच्चा है, ये पैदा होते से ही, अरे यार, अरे अब क्या बच्चा अच्छे से बनाऊं क्या? रुक जाओ, रुक जाओ, बच्चा अच्छे से बनाता हूँ, रुक जाओ। कैसे बनाऊं बच्चा यार? अरे हाँ ना, बच्चा है, चुप रह। अब सुनो, ये जो बच्चा है ना, अरे अरे ऐसे फैला हुआ है वो भी, रुक जाओ। ये जो बच्चा है ना, सुनो, ये जैसे ही जन्म लेगा, बाय बर्थ, ये रोएगा तो बाद में, मम्मी मम्मी तो बाद में बोलेगा, पहले क्या बन जाएगा? ये मेंबर ऑफ एचयूएफ। बहुत बढ़िया। मतलब कि कपिल जो है, कपिल का जो बेटा हुआ, वो बेटा जो है वो मम्मी पापा तो रोएगा तो बाद में, पहले वो क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा, मेंबर ऑफ एचयूएफ। मतलब कि एक बच्चा जो है वो इस पर्टिकुलर दुनिया में अपनी पहली आंखें खोलते से ही एचयूएफ का मेंबर बन जाता है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिंक करना चाहूंगा, जो आपको बेटा श्रीयू समझ ले यार, देख, तू क्यों बातें क्यों कर रही है? बातचीत नहीं कर रहे। अभी 15 मिनट से वही डिस्कस कर रहा था, फिर से बता देता हूँ। रिमझिम से अलग बैठ जा तू। ठीक है, जल्दी समझ आ गया क्या होता है? तू मेरे को समझा क्या होता है एचयूएफ का मतलब। ये जो बच्चा है ना, ये इसकी इसका जन्म होते से ही ये क्या हो जाएगा? मेंबर हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अपन ना इसके आगे ना पार्टनरशिप समझने वाले हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में पता है अग्रीमेंट होना जरूरी है, वहां ऐसे बर्थ से मेंबर नहीं बनते। सिर्फ एचयूएफ में जैसे ही व्यक्ति पैदा हो जाता है ना, बच्चा जैसे ही अपनी आखिरी, ए आखिरी क्या, सॉरी, बच्चा जैसे ही अपनी पहली आंखें खोलता है, पहली सांसें लेता है, वैसे ही वो क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा सुनिए, इधर इधर सुनिए, सुनिए इधर सुनिए। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है ना, इसमें क्या होता है कि बाय बर्थ जैसे ही एक व्यक्ति की, जैसे ही एक व्यक्ति की, जैसे ही जन्म हो जाता है एक व्यक्ति का, वैसे ही वो क्या हो जाता है? बिजनेस अपना मेंबर बन जाता है। यहां पर देखो ध्यान से समझना, एंड 3
सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर ऑफ एचयूएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि कपिल का बेटा, कपिल के बेटे का बेटा, इतने ही लोग मेंबर बनेंगे, उसके बेटे का बेटा, बेटे का बेटा नहीं बन पाएंगे। मतलब कि 3 लेयर ऑफ जनरेशन लगेगी। देखो, कपिल का बेटा, उसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का बेटा, मतलब 3 लेयर ऑफ जनरेशन तक ही आप क्या बोल सकते हो कि आप मेंबर बने हो। ऐसे बेटे के बेटे के बेटे का बेटा, इतना ज्यादा आगे तक आप नहीं जाओगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनिए कि यार ये इसमें डिसीजन किसका चलेगा। तो आप एक बात समझिए, जैसे अभिषेक है, सुनिए मेरी बात। अभिषेक को शादी करनी थी, ठीक है। अभिषेक को एक लड़की पसंद थी, बदकिस्मती से लड़की को भी अभिषेक पसंद था, ठीक है। तब हुआ क्या कि उसने सबसे पहले मम्मी को पटाया कि मम्मी देखो लड़की अच्छी है, देखो गोरी चिट्टी अपने समाज की है, हाँ करवा दो। तो मम्मी ने क्या बोला कि रुक बेटा, पापा से पूछना पड़ेगा। फिर पापा को बोला तो पापा ने थोड़े बहुत दिए उसमें, और उसके बाद फाइनली पापा मान गए कि चल बेटा। लेकिन सुन, उसको ये बोला गया कि बेटा देख, भले हम मान गए लेकिन सुप्रीम अथॉरिटी किसकी है? दादाजी की। जब तक दादाजी नहीं मानेंगे, जब तक तेरी शादी नहीं हो सकती। अब दादाजी ने बीच में भांजी मार दी। दादाजी ने बोला कि नहीं बेटा, मेरे जीते जी तो ये शादी नहीं हो सकती, मतलब कि मैं तेरे लिए लड़की ढूंढ करके लाऊंगा, तुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी। मतलब दादाजी की वजह से बेचारा चन्ना मेरेया गाने पे मजबूर हो गया, मतलब कि दादाजी की वजह से शादी नहीं हो पाई। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी डिसीजन है वो अल्टीमेटली कौन लेंगे? घर के सबसे बड़े, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्यार से, कर्ता। कर्ता बोलते हैं, कर्ता। जिन्होंने अभिषेक का काम खराब कर दिया, कर्ता। मतलब के जो एल्डेस्ट मेंबर है, सबसे बड़े हैं ना घर में, दादाजी। दादाजी डिसीजन लेंगे। सबसे एल्डेस्ट मेंबर क्या लेगा डिसीजन? पापा ने डिसीजन ले लिया, फर्क नहीं पड़ता, आपके चाचा ताऊ जी ने डिसीजन ले लिया, लेकिन अगर दादाजी ने मना कर दिया तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अभिषेक को तन्हा ही जीना पड़ेगा, क्योंकि वो शादी नहीं कर पाया। क्या बात समझ में आई क्या? तो इसके लिए आपको, अगर हम बिजनेस में समझे, तो आपकी दुकान में कोई भी डिसीजन लो, जब तक कर्ता ने हाँ नहीं बोली, जब तक कि वो डिसीजन फाइनलाइज नहीं होगा। और एंड में हमने क्या बोला कि भाई इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल ओनरशिप होती है सारे एंसेस्टर्स के बीच में, को पार्टनर्स के बीच में। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, मैं इसको थोड़ा एग्जांपल से अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ कि एचयूएफ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपन यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एचयूएफ, और यहाँ पर हम पहला पॉइंट आपको बताएंगे एचयूएफ का मतलब क्या होता है। तो हम बोलेंगे कि भाई इसका क्या मतलब होता है, ये फैमिली बिजनेस होता है, और फैमिली बिजनेस ऑफ हिंदू फैमिलीज। यहां पर हिंदू फैमिली आएगी, हिंदू फैमिलीज। और ये कौन से लॉ से गवर्न होता है? तो हम क्या बोलेंगे, गवर्नड बाय हिंदू लॉ। गवर्न कौन करता है इसको? हिंदू लॉ। उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने बोला कि यहां पर जो आपका एल्डेस्ट मेंबर होता है, एल्डेस्ट मेंबर शेल हैव, शेल हैव, अरे रुकना है, एक एक तो आगे पीछे नहीं कर सकता क्या? शांति रख। एल्डेस्ट मेंबर जो है, शेल हैव दी, शेल हैव दी अल्टीमेट, अल्टीमेट डिसीजन। सर सीए बनने के बाद ऑडिट करते हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन आ जाती, तो सर इन्वेस्टिगेशन आती कैसे है? ये सीए के बाद इन्वेस्टिगेशन कहाँ पूछने लग गया तुम? को ये समझ में नहीं आया। रमीज शेख, तेरा तो डाउट ही अलग है बेटा। एचयूएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचयूएफ का फुल फॉर्म होता है बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कुछ भी पूछ रहा है वो, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ जी, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, एल्डेस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, एल्डेस्ट मेंबर जो है उसके पास अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी होती है। अपनी कॉपी निकाल के ना लिखना भी होता है नालायक लोगों। तो एक दो ही लिख रहे, बाकी लिख ही नहीं रहे। पहला पॉइंट मैंने क्या समझाया, फैमिली बिजनेस ऑफ हिंदू फैमिली होता है, और किससे गवर्न होता है? हिंदू लॉ से। दूसरा मैंने बताया कि एल्डेस्ट मेंबर जो है उसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। और फिर हमने बोला सच मेंबर
या सच एल्डेस्ट मेंबर, यहां पर आप एल्डेस्ट ऐसे लिखिएगा, सच एल्डेस्ट मेंबर इज नोन एज कर्ता। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कर्ता बोलते हैं, कर्ता, जो हमारे बिजनेस का कर्ता धरता है, तो कर्ता बोलेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे इन एचयूएफ अ चाइल्ड shall become a member, या रुक जा, दिख ही नहीं रहा, रुक जा एक सेकेंड, रुक जा। अभी ये एक एक्चुअली दिक्कत ये है कि यहाँ पर इससे ज्यादा मैं जूम करूंगा ना तो इनका वो कट जाएगा। ठीक है, कोई, उनकी स्क्रीन कट जाएगी बेटा, स्क्रीन कट जाएगी। क्या बात, चुप रहो यार, बदतमीज बच्चे। इन एचयूएफ अ चाइल्ड बिकम्स अ मेंबर, बेटा ठीक है, बिकम्स अ मेंबर बाय बर्थ ओनली, मतलब के सिर्फ जन्म से ही वो क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। ठीक है बेटा, रुक जा, हाँ इसका फोटो खींच लेना और बड़ा लिखता हूँ मैं, रुक जा, ये हुआ। और उसके बाद लास्ट पॉइंट ये है, सुनो मेरी बात, रुक जा, इसके बाद कि ऑल मेंबर्स shall have authority to participate in day to day activities of business। इतना अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो कृपया करके इसका फोटो खींच के जूम करके देख लीजिए, इससे जूम करूंगा तो उनको नहीं दिखेगा। ये लीजिए देखिए, ये लीजिए, क्या नीचे, सबसे नीचे, ऑल मेंबर्स शैल हैव अथॉरिटी टू पार्टिसिपेट, या आर कैसा लिख दिया मैंने, पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स, ये पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स। मतलब कि अगर मैं एचयूएफ का बेसिक बेसिक बताऊं तो एचयूएफ का मतलब ये होता है कि अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसकी होती है, जो आपका सबसे बड़ा एल्डेस्ट मेंबर होता है, जिसको आप कर्ता बोलते हो, और सारे मेंबर्स के पास बिजनेस की बिजनेस में पार्टिसिपेट करने की अथॉरिटी होती है। एक व्यक्ति जैसे ही पैदा होता है, जन्म से ही वो क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है एचयूएफ का। यही हमने पढ़ाया, हिंदू लॉ से गवर्न होती है, हिंदू फैमिली कर सकती है ये वाला बिजनेस, और आगे बताने वाले हैं, बता रहे हैं आगे। हाँ जी, आप सारे लोग एक बार इंट्रोडक्शन ध्यान से पढ़ेंगे, मेरे खातिर एक बार पढ़ लीजिए, एक मिनट। हाँ जी, यहाँ पे पढ़िए, हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, स्पेसिफिक फॉर्म होता है जो सिर्फ इंडिया में होता है, सिर्फ भारत में। फिर हमने बोला कि ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये। उसके बाद हमने बोला कि इसमें ओन और कैरी कौन करता है, मेंबर करते हैं, हिंदू लॉ से गवर्न होता है, और एक व्यक्ति बर्थ से ही क्या बन जाता है, एचएफ का मेंबर बन जाता है। और यहां पर एक कमाल की बात है कि 3 सक्सेसिव जनरेशन तक ही आप मेंबर बन सकते हो, मतलब के पोते के आगे पर पोता नहीं बनेगा भाई, पोता ही रहेगा। उसके बाद हमने बोला कि कर्ता को अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स एंड दे आर नोन एज को पार्टनर्स। यहाँ पे नई बात यह है, देखो को पार्टनर का मतलब होता है जो एचयूएफ के मेंबर होते हैं ना, उसको को पार्टनर बोलते हैं, मेंबर नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं को पार्टनर। मतलब के कपिल के बेटे, उनके बेटे के बेटे, उनकी बहू, उनकी वाइफ, इन सबको क्या बोलेंगे, बेटा बेटी, उनको बोलेंगे को पार्टनर्स, मेंबर नहीं बोलेंगे, को पार्टनर्स बोलेंगे। और इनका ना इक्वल इक्वल अधिकार होता है अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी पे। जैसे दो भाई आपस में लड़ झगड़ लेंगे, तो अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं बनाना तो सब क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे का जो है इक्वल इक्वल पार्टनरशिप में रहते हैं। क्या बेसिक बेसिक समझ में आया क्या दोस्तों, है ना। उसके बाद हम इसके बाद इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे फॉर्म करोगे।
तो हम बोलेंगे कम से कम 2 मेंबर तो आने चाहिए ना एचयूएफ में। एक अकेला व्यक्ति, अगर एक बात बताओ, अगर एक अकेला व्यक्ति ही बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटर। तो हमने क्या बोला, सास भी कभी बहू थी, मतलब पहले वो व्यक्ति भी क्या था? सोल प्रोप्राइटर। पहले तो सोल प्रोप्राइटर ही था ना, उसके बाद उसके बच्चे उसका बेटा बेटी इन सब ने भी पार्टिसिपेट किया, अब वो एचयूएफ बन गई है। तो एचयूएफ बनाने के लिए कम से कम 2 लोग तो जरूरी है ना, तो इसीलिए 2 मेंबर जो है। और एंसेस्टर की प्रॉपर्टी पे इनहेरिट करते हैं, इसका ये मतलब होता है कि जैसे ऐसे होता है ना कि दादाजी की प्रॉपर्टी, तो दादाजी की प्रॉपर्टी पहले पापा को मिली, पापा की प्रॉपर्टी सन को मिल गई, सन की प्रॉपर्टी उसके सन को मिलेगी, सन 2 सन 1। तो मतलब आप इनहेरिट करते हो। एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, हमारे पापा दादा, उनको आप बोलते हो एंसेस्टर। और उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हो आप। इनहेरिट मतलब के आपके नाम कर देते हैं, तो आपके नाम जो प्रॉपर्टी करी ना, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर 2 लोग वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, यूज करके बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस डज नॉट रिक्वायर्ड एनी अग्रीमेंट। यहाँ पर कुछ अग्रीमेंट वगैरह नहीं लगता है, सिर्फ बर्थ से ही आप क्या बन जाते हो? मेंबर बन जाते हो। और ये किससे गवर्न होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो फॉर्मेशन में सिंपल सी बात आपको ये समझनी है कि जैसे दादाजी बिजनेस करते थे, अब दादाजी का बिजनेस इनहेरिट कर लिया, मतलब विरासत में किसको मिला? पापा को। तो अब पापा बिजनेस करने लग गए। अब पापा का बिजनेस विरासत में किसको मिल गया? 2 भाइयों को, या एक भाई एक बहन को। तो अब ये लोग क्या मिल गए? बिजनेस। अब इनके बच्चे क्या करेंगे? इनका बिजनेस, इनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लेंगे। इसको आप क्या बोलते हो? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस। और एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ बर्थ, सिर्फ जन्म से ही क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है। और इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न करता है। आई क्या बात समझ में? इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आया? इनहेरिटेंस का मतलब विरासत में मिलना, और एंसेस्टर का मतलब हमारे पूर्वज। पूर्वज मतलब कि अपने पापा, अपने दादा, उनको आप एंसेस्टर बोलते हो। ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला लाइबिलिटी। तो यहाँ पर एक कमाल की बात लिखी है दोस्तों, क्या आप लोगों को लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में डिफरेंस समझ में आता है? आता है? आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पर मैं ये लाइन, जिसको भी नहीं समझ में आएगी उसको समझ लेंगे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी समझ में नहीं आया। कर्ता की लाइबिलिटी पता है क्या होती है? अनलिमिटेड होती है कर्ता की लाइबिलिटी। कर्ता की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। और को पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। इसकी लाइबिलिटी क्या होगी? को पार्टनर की लिमिटेड। और कर्ता की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। अब समझाइए मैंने क्या समझाया, कौन समझाना चाहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझाता हूँ, सारे लोगों को समझ में आएगा। देखो पहले श्रीयू देख, देखो ना, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट इसीलिए समझ में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसने बिजनेस स्टडीज का एक भी लेक्चर अटेंड नहीं करा, घर पे भी नहीं देखा। नहीं देखा तो बेटा कैसे आएगा? पहले घर पे देख तो सही। अब इधर समझो दोस्तों, इधर देखो, क्या आप लोगों को अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझ में आता है क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि आपकी जो लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी में एक्सटेंड टू पर्सन्स पर्सनल असेट्स। क्या ये लाइन समझ में आई मैंने जो बोला? कि लाइबिलिटी जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि हमारे पर्सनल एसेट भी क्या हो जाते हैं? बिकने पर आ जाते हैं। तो ऐसे केस में पता क्या होता है? ऐसे केस में जो करता है ना, कर्ता, कर्ता की लाइबिलिटी पता कैसे होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये दादाजी है, ये दादाजी है। तो दादाजी के नाम पे मान लो एक 50 लाख की जमीन भी है और एक 40 लाख का मान लो हाउस भी है। दादाजी के नाम पे 50 लाख की जमीन भी है और 40 लाख का घर भी है। अब कल को क्या हुआ यहाँ पर, जो फॉर एग्जाम्पल पापा हैं,
चाचा है, इसके अलावा आप हो, आपके नाम पे भी है, मान लो इनके नाम पे भी 50 लाख की प्रॉपर्टी है, इनके नाम पे भी 20 लाख की प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे भी मान लो 10 लाख की प्रॉपर्टी है। मतलब सबके नाम पे अपनी अपनी प्रॉपर्टी अलग है। अब क्या हुआ, ये बिजनेस चला रहे थे, अब दादाजी तो क्या थे, कर्ता। तो अब ऐसे केस में हुआ क्या कि पापा का, चाचा का, सन का, इन सब का ना कुछ कंट्रीब्यूशन था। जैसे मान लो इन लोगों ने पैसे लगाए थे बिजनेस में, इन्होंने 10 लाख लगाए, मान लो इन्होंने भी 10 लाख लगाए, आपने 5 लाख लगाए और दादाजी ने 20 लाख लगाए। अब समझना, अब क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। अगर क्या हुआ, लॉस हो गया, लॉस जो है वो मान लो हो गया पूरे 5 करोड़ रुपए का, लॉस हो गया कितने का, 5 करोड़ रुपए का। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ये अपने जो पर्सनल है तो भूल ही जाओ, सब दाव पे लग गया, सब दाव पे लग गया। मतलब 20 लाख, 10 लाख, 30 और ये 40 और ये 45, मतलब 45 लाख तो ये गए। अब एक बात बताओ, पर्सनल प्रॉपर्टी किसकी लायबल होगी, दादाजी की। मतलब कि ये पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, ये दादाजी की भी क्या हो जाएगी, लाइबल हो जाएगी। लेकिन इनकी प्रॉपर्टी पे कोई आंच नहीं आएगी। मतलब कि दादाजी हो जाएंगे इंसॉल्वेंट। कुल मिला के ये लोग तो अपने अपने कंट्रीब्यूशन तक ही लिमिटेड रहेंगे, लेकिन दादाजी क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि दादाजी की लाइबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड थी। समझ में आया क्या? कितने लोगों को नहीं समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, फिर से समझा दूंगा और ध्यान से समझो बेटा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कल को अगर ज्यादा नुकसान हो गया ना, तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा। मतलब मेरे मेरे नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है ना, वो सब कुछ बिक जाएगी। उसको आप क्या बोलते हो, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो अब कर्ता जो दादाजी हैं, कर्ता, उनकी तो अनलिमिटेड थी, तो देखो उनकी ये प्रॉपर्टी बिक गई ना, उनके जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी थी, दोनों प्रॉपर्टी बिक गई। लेकिन ये जो पापा, चाचा, सन, इनकी तो लिमिटेड थी को पार्टनर्स की, तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बच गई ना, ये सेफ हो गई, ये सेफ है। लेकिन दादाजी की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि दादाजी की अनलिमिटेड थी, बाकी लोगों की लाइबिलिटी क्या थी, लिमिटेड। मतलब उनके पर्सनल जो भी असेट वगैरह है, उनके पर्सनल जो जमीन वगैरह है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिर्फ दादाजी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा क्योंकि कर्ता जो है वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, तो इसीलिए कर्ता की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। जैसे इसका ना सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे कल को वो लोग कुछ कर रहे हैं, अपने मान लो अपने पूर्वजों ने कुछ किया, तो उनकी गलती हम क्यों भुगते, ऐसा बोलता है लो। तो अगर मान लो उन लोगों ने कुछ बिजनेस में घपला किया या उन लोगों का नुकसान हो गया, तो हमारे घर बार क्यों बेच रहे हो। तो इसीलिए कर्ता की लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड, और हमारी होती है लिमिटेड। लेकिन अगर आपने ऐसा अग्रीमेंट कर रखा कि नहीं दादाजी हम भी हिस्सा देंगे तो दो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो कर्ता की होती है अनलिमिटेड और हमारी होती है लिमिटेड। अब आया, पक्का? तो बस यही था। बाकी धीरे धीरे ये वाला पॉइंट और ना आगे आएगा, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपसे